नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और इस लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है वो है इस देश का कानून और संविधान। देश के संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा कई बार इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है। लोगों को उनके हक और कानून के बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती और इसीलिए वो न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर रहते हैं। इसी अंतर को दूर करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन के माध्यम से हम आपके सामने रोजाना मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ और इस पर कानूनी सलाहकारों से आपकी समस्याओं का निदान करने की हम कोशिश करते हैं। आज जिस विषय के साथ हम आपके बीच में मौजूद हैं वो हिंदू विधवा के संपत्ति के हक से जुड़े अधिकारों से संबंधित है। इसको लेकर क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, इस विषय से संबंधित कोई परेशानी है या फिर किसी और तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हिंदू विधवा के संपत्ति के हक से जुड़े क्या कानूनी प्रावधान है, इस विषय से संबंधित कोई सवाल है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन कीजिए, अपना सवाल कीजिए। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है। शो के माध्यम से आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदू विधवा के संपत्ति में क्या अधिकार हैं, इसको लेकर क्या कुछ कानूनी व्यवस्था है। इस विषय से संबंधित कोई सवाल है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं नंबर्स में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि हिंदू विधवा के संपत्ति में क्या कुछ अधिकार हैं, कानूनन क्या कुछ प्रावधान है, क्या व्यवस्था की गई है। इससे संबंधित भी अगर कोई प्रश्न आपके जहन में है जिसका उत्तर आपको नहीं मिल पा रहा तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या, कोई कानूनी अड़चन आपके सामने है, कोई रास्ता, कोई विकल्प आपको नजर नहीं आ रहा तब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और क्या बेहतर कानूनी रास्ता आपके लिए हो सकता है इस बात का जवाब हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। और आज इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से के शर्मा जी जुड़े हैं, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। लखनऊ से मनोज कुमार मिश्रा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के। और प्रयागराज से इस चर्चा में हमारे साथ रमेश कुमार जी शामिल हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के। बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत के शर्मा जी, क्या अधिकार है संपत्ति पर एक हिंदू विधवा के? देखिए, हाल ही में अभी बॉम्बे उच्च न्यायालय का जजमेंट आया है, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है, देखिए जो प्रॉपर्टी विडो के पास थी उनके मरने के बाद में उनकी प्रॉपर्टी पे पहला हक उनके पुत्र और पुत्री और तीसरा उनके हस्बैंड का होगा। ये पहली कैटेगरी है जो कि विधवा की प्रॉपर्टी उन तीनों को जाएगी, बराबर बराबर शेयर में बटेगी। अब देखिए दूसरा प्रश्न ये है, यदि मान लीजिए विधवा का कोई पुत्र या पुत्री नहीं है और हस्बैंड पहले मर चुका है तो प्रॉपर्टी का क्या होगा? तो देखिए इसमें 2 परिस्थितियां हैं। पहली स्थिति तो ये है कि वो प्रॉपर्टी क्या उनको अपने फादर और मदर से मिली थी, एक चीज। दूसरी परिस्थिति वो थी या वो है कि वो प्रॉपर्टी उनको हस्बैंड से मिली है, हस्बैंड की साइड से मिली है। तो देखिए इसमें बिल्कुल स्पष्ट मानना है, कानून इस प्रकार का है कि यदि महिला को प्रॉपर्टी अपने माता या पिता से मिली है तो वो प्रॉपर्टी हस्बैंड की साइड में उनकी मृत्यु के बाद नहीं जाएगी, वो वहीं जाएगी जहां से आई है। मतलब तात्पर्य ये कि प्रॉपर्टी उनके मदर या फादर को ही जाएगी। और यदि प्रॉपर्टी उनको अपने पति की साइड से शेयर के रूप में मिली हो तो उनकी मृत्यु के बाद
प्रॉपर्टी उनके हस्बैंड की साइड को जाएगी और किसी अन्य व्यक्ति को नहीं जाएगी। जी चले बिल्कुल और भी तमाम बारीकियों को समझेंगे और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि पति की मृत्यु के बाद महिला के पास क्या अधिकार रह जाते हैं अपनी पति की संपत्ति को लेकर, अगर वो व्यक्तिगत तौर पर एक पति की तरफ से अर्जित की जाती है और या फिर अगर पुरखों की तरफ से कोई जायदाद कोई संपत्ति मिलती है तो उसमें उसकी विधवा का क्या कुछ अधिकार हो सकता है। हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मुंबई से पहले दर्शक ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। क्या परेशानी है, सवाल कीजिए ओम प्रकाश जी। सर, कभी कभी जज साहब अक्यूज का जजमेंट के वक्त इनकल्पेटरी कंसेशन ऐड करते हैं और एक्सकल्पेटरी कंसेशन ऐड नहीं करते हैं, तो क्या किया जाए? मनोज कुमार मिश्रा जी क्या जवाब दीजिएगा? नहीं, मैं इनका सवाल नहीं सुन पाया। एक्चुअली थोड़ी सी आवाज की प्रॉब्लम हो रही है इस तरफ। ओम प्रकाश जी एक बार सवाल अपना फिर दोहरा दें। हाँ, जजमेंट के वक्त जज साहब इनकल्पेटरी कंसेशन ऐड करते हैं और एक्सकल्पेटरी कंसेशन ऐड नहीं करते हैं, तो क्या किया जाए? मनोज जी आवाज क्लियर नहीं, जहां तक मुझे समझ में आ रहा, शायद ये कुछ कंपनसेशन को लेकर के कुछ बात कर रहे हैं कि अगर कंपनसेशन शायद प्रॉपर इनको नहीं मिल रहा है तो उसके लिए क्या करें। अगर इससे रिलेटेड इनका क्वेश्चन है तो डेफिनेटली अगर इनका कंपनसेशन जिस भी कोर्ट ने कोई अगर जजमेंट पास किया है तो जजमेंट के खिलाफ अपील का राइट होता है, रिवीजन का राइट होता है। वो अपना उसमें अगर चाहे तो जजमेंट के खिलाफ अपील कर सकते हैं, रिवीजन अगर आप है तो रिवीजन कर सकते हैं। और जो रिवीजन कोर्ट है या अपीलेट कोर्ट है वो कंपनसेशन को अगर एप्रोप्रिएट समझेगी तो ठीक है, अदरवाइज इनएप्रोप्रिएट समझने पर वो कंपनसेशन का अमाउंट बढ़ा सकती है। चले बिल्कुल उम्मीद करते हैं ओम प्रकाश जी आपके सवाल का वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। एक और कॉलर हमारे साथ है, नागपुर महाराष्ट्र से सिमरन जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है आपका सिमरन जी। क्या परेशानी है, सवाल कीजिए। मैडम सर, हमारा क्या है, मेरे पति को यहाँ से लेके गए नागपुर से जी। और 498 केस उनके ऊपर लगाया, उन्होंने मेरे को हैंडीकैप किया। तो अभी मेरे पति को मेरे देवर ने मार दिया है। मैं नागपुर से सिमरन राजेश गुरु बात कर रही हूँ। जी जी अब मार दिया है कि जिंदा रखा है, मेरे पति को कहाँ इन लोगों ने रखा है मेरे को कुछ नहीं बता रहे, और यहाँ से प्रॉपर्टी भी लेके पूरी भागे हैं। और ऊपर से सरकार में भी हमारे चक्कर साहब जो जज साहब थे नागपुर शहर के गुप्ता, उन्होंने पूरा बयान उल्टा दे दिया है कि मुझे हैंडीकैप नहीं किया है और हैंडीकैप करके ये लोग भागे हैं। अब मैं इस हालत में मैं अपने पति को जिंदा है कि चले गए मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। आप बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। रमेश कुमार जी क्या उत्तर दीजिएगा, क्या इन्हें कदम उठाने चाहिए? दुखद घटना है। अगर जिस तरह से बता रहे हैं कि हैंडीकैप्ड करके, क्या उनको उन लोगों ने किडनैप कर रखा है, अपने कब्जे में है? हाँ जी, मेरे पति को शायद इन लोगों ने किडनैप करके रखा है। जी, तो एक तो है कि इमीडिएट ये जो है जहां पर उनकी संभावना है, यानी जहां पर उनको किडनैप किया गया है वहां के सीनियर ऑफिसर, सीनियर पुलिस ऑफिसर को एसएसपी वहां भी कहते होंगे मेरा ख्याल है, या पुलिस कमिश्नर, तो उसको ये तुरंत इमीडिएट इस बात को पूरा एड्रेस करते हुए कि इस तारीख संभावना जो भी है घटना की वो देते हुए ये उन्हें उनको लिख करके दे दें। और तुरंत, और दूसरा ये एक ये कर सकती हैं कि वहां जिस जो घटना स्थल है वो जिस मजिस्ट्रेट के यहाँ आता है, सीआरपीसी का एक सेक्शन होता है 97, उसके तहत एक सिंपल एप्लीकेशन दे दें कि हमारे हस्बैंड को और जो एक्यूज्ड हैं, जो देवर या जो भी संभावित हैं इनके हिसाब से कि यही लोग हो सकते हैं, उनका नाम पूरा पता किन लोगों ने उन्हें किडनैप कर रखा है। तो मजिस्ट्रेट को भी ये पावर होता है कि वो संबंधित पुलिस ऑफिसर को इमीडिएट उनको प्रोड्यूस करने के लिए आदेश कर दे। एक ये है। दूसरा, हाइबियस कॉर्पस नाम की एक रिट होती है वो हाई कोर्ट में जी। तो इनका जो जनपद है वो जिस हाई कोर्ट में पड़ता हो, अगर नागपुर की है तो नागपुर बेंच है शायद वहां, तो उस हाई कोर्ट में रिट कर सकती हैं और कोर्ट इमीडिएट वहां के एसएसपी को तलब करेगी कि उनको उस कॉर्पस को यानी उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश किया जाए। और फिर जो भी उनकी अपनी प्रॉब्लम है, क्या इंजरी आई है, वो सारा कुछ वहां कोर्ट में कोर्ट ऑब्जर्व कर देगी, तुरंत कड़ी कार्रवाई होगी। ये तो रमेश कुमार जी हो गए इनके पति के संबंध में बात, क्योंकि इनका कहना है कि इन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उनको अगवा किया गया या फिर उनकी हत्या की गई है, उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इनका एक सवाल ये भी है कि जो प्रॉपर्टी थी उस पर भी कब्जा कर लिया गया है, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया है, तो उसके संबंध में भी अगर ये कानूनी विकल्प कोई तलाशना चाहते हैं तो क्या रास्ता हो सकता है? जी नहीं, अब उसमें सवाल दो है कि प्रॉपर्टी, जैसा कि अभी शर्मा जी ने शुरुआत में ही कही बात,
पहली बात तो प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यानी जो इनके हस्बैंड ने खुद अपनी आमदनी अपनी खुद कमाई करके खरीदा हो जी। और एक दूसरी हो सकती है कि अगर इनके फादर इन लॉ एक्सपायर कर गए होंगे तब उनके द्वारा जो विरासत में जो संपत्ति मिली जी। तो दोनों के अलग अलग कानून हैं। ये एज ए वाइफ इनका वो पूरा हक होगा जो इनके हस्बैंड का अपने पिता की प्रॉपर्टी में था या उनके निजी उपाय के द्वारा जो अर्जित की गई है उसमें। तो ये वो संपत्ति अब जिस रूप में हो, खेती हो और जो भी चल अचल जो भी संपत्ति हो उस पर इनका पूरा हक रहेगा। और ये अपने को वाइफ के जो भी दस्तावेज होंगे कि हाँ हम उनकी वाइफ हैं और उस रूप में ये क्लेम करेंगी। मान लीजिए वो घर है उनका तो वहां नगर निगम में क्लेम करेंगे कि हमारा वो नहीं रहे और ये फिर उसके लिए उनको ये साबित करना होगा कि हाँ उनकी डेथ हो गई है तो डेथ सर्टिफिकेट देना होगा जी। क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी या किसी की प्रॉपर्टी में आप जो भी उसका कानूनी उत्तराधिकारी होता है उसको संपत्ति तभी मिलती है जब वो मर चुका होता है। उसके जिंदा रहते आपको कोई संपत्ति में राइट नहीं होता है। ये एक सामान्य नियम है, हर प्रॉपर्टी में लागू होता है। चले बिल्कुल उम्मीद करते हैं सिमरन जी जो आपका तो सवाल था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। जो तरीका आपको रमेश कुमार जी ने बताया है आप वो तरीका अख्तियार कीजिए, निश्चित तौर पर जो आपकी परेशानी है उससे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। एक और दर्शक अजमेर से मोनिका जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत स्वागत है आपका। क्या परेशानी मोनिका जी, सवाल कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर मेरा 498 का मामला चल रहा है जी। और उसमें मैं इतनी थक चुकी हूँ कि अब तो मेरा मन ऐसा करता है कि मैं वापस केस उठा लूँ। न तो कोई मेरा सामान आया है और मेरा गोल्ड वगैरह उनके कब्जे में था और मेरी बच्ची है 5 साल की, वो उनके कब्जे में है और एक्स पार्टी थोड़ी ज्यादा पैसे वाली है, मेरे पापा थोड़ा गरीब है। तो पुलिस तो बस उन लोगों की इतनी खातिरदारी करती है उल्टी और मैं ऐसे मुजरिम की तरह खड़ी रहती हूँ। ऐसा हो रहा है मेरे साथ। आप मोनिका जी हमारे साथ बने रहिए। के शर्मा जी क्या कदम इन्हें उठाना चाहिए? देखिए इनके बेसिकली 2 प्रश्न हैं। एक तो ये कह रही है 498 का मुकदमा है और ये कह रही है कि कोई भी सामान इनको नहीं दिया गया है। देखिए 498 के मुकदमे के साथ में जो धारा लगाई होगी उसमें 406 इंक्लूड किया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। और यदि नहीं किया है, आप जांच की क्या स्टेज है आपने नहीं बताई है। बहरहाल ये है कि जब चार्जशीट फाइल हो जाएगी तो वहाँ पे चार्ज पे बहस होगी। तो अब ये बात रखिए उनके सामने, यदि 406 मतलब आपकी जो स्त्री धन है या आपकी जो ज्वेलरी वगैरह थी उनका चार्ज लगता है तो अपनी बात रखिए। वैसे कायदे से होता ये है कि जब 498 का एक मुकदमा होता है तो 4 से 6 अक्सर वो जोड़ देते हैं आपकी शिकायत के आधार पर। तो वो सामान तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जांच अधिकारी महिला को दिलवा देता है, पत्नी को दिलवा देता है। और यदि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है तो फिर आप जब चार्जशीट फाइल हो जाएगी तो उसमें आप चार्ज फ्रेम होने के समय पे ये ऐड करवाने के लिए माननीय न्यायालय से दरखास्त लगा सकते हैं कि भाई मेरा स्त्री धन था उसको भी वापस किया जाए। दूसरी आपकी क्वेरी है कि बच्ची उनके कब्जे में। देखिए मैं आपको बता दूं कब्जे में ऐसा नहीं कहेंगे, वो भी पिता ही हैं तो उनका कब्जे में ठीक है, लेकिन अब कर क्या सकते हैं आपके पास रेमेडी ये है कि आप कस्टडी, बच्चे की कस्टडी के लिए एक मुकदमा फाइल होता है गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट में, वहाँ पे वो मुकदमा फाइल करें और वहाँ पर बच्चे की कस्टडी के लिए प्रार्थना पत्र लगाएं बाय वे ऑफ ए पिटीशन बिफोर द कोर्ट कंसर्न। उससे पहले डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह में बच्चे की इंटरिम कस्टडी के लिए या हिंदू मैरिज एक्ट में भी जब आप मुकदमा लगाएंगी तो उसमें बच्चे की इंटरिम कस्टडी के लिए या बच्चे से मुलाकात करने के लिए एप्लीकेशन के थ्रू ये समय मांगा जाता है कि मुझे बच्चे से मिलने का समय दिया जाए जब तक कि फाइनल बच्चा किसके पास रहेगा या नहीं रहेगा वो तय हो जाता है। तो सबसे पहले ये कि आप पहले बच्चे का विजिटिंग राइट मांगिए माननीय न्यायालय में एप्रोप्रिएट मुकदमा दायर करके, वो फैमिली कोर्ट में लगता है, वो आप कर सकते हैं। दूसरा, यदि कस्टडी का फाइनल वार आपको लड़ना है तो गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट है हिंदुओं में, हिंदू गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, उसमें आप जाकर के बच्चे की कस्टडी के लिए गुणों के आधार पर, मेरिट के आधार पर कि आपको बच्चा क्यों दिया जाए। देखिए इसमें बेसिकली प्रिंसिपल ये होता है कि बच्चे का वेलफेयर कहाँ पे है। यदि आप ये सिद्ध कर पाए माननीय न्यायालय में कि बच्चे का हित आपके पास है तो कस्टडी आपको दे दी जाएगी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, 5 साल तक बच्चा माँ के पास ही रहता है, ये एस्टेब्लिश लॉ है।
जब बच्चा ये समझ लेता है कि कहाँ उसको रहना चाहिए, बच्चे का मन कहाँ है और उससे भी ऊपर बच्चे का भला कहाँ है, ये माननीय न्यायालय मेरिट के आधार पर देखता है और फिर निर्णय करता है। जी चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं मोनिका जी, जो आपका प्रश्न था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। जो तरीका आपको के शर्मा जी ने बताया वो तरीका आप अख्तियार कीजिए, तो जो आपकी परेशानी है उम्मीद करते हैं कि उससे आपको निजात जरूर मिलेगी। मनोज जी, मैं एक चीज़ आपसे समझना चाह रहा हूँ कि एक विधवा को अपने पति की संपत्ति पर किस तरह से अधिकार मिल सकता है? देखिए, हिंदू सक्सेशन एक्ट में स्पेसिफिक प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर कोई आदमी मर जाता है और इंटेस्टेट मर रहा है, वो अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कोई अरेंजमेंट नहीं करके गया, वसीयत वगैरह नहीं लिख करके गया है, तो उस सिचुएशन में जो उसकी प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी वो एयर्स ऑफ फर्स्ट क्लास में होगी। एयर्स ऑफ फर्स्ट क्लास में हो गया, उसका बेटा हो गई, उसकी बेटी हो गई, उसकी विडो हो गई, अगर कोई बच्चा था जो मर चुका है तो उसके बच्चों को लेकर के हो गई। इसके बारे में जो सेक्शन 10 में जो रूल दिया हुआ है, सपोज करिए कि अगर उसके विडो भी बचती है उसकी डेथ के बाद, उसके बच्चे भी बचते हैं और कोई बच्चा मर गया है उसके बच्चे भी बचते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 10 का जो रूल प्रोवाइड करता है उसकी प्रॉपर्टी के इक्वल हिस्से लगाए जाएंगे। सपोज करिए विडो है, एक बेटा है, एक बेटी है, तो 3 बराबर हिस्से उसके लगाए जाएंगे। या अगर कोई व्यक्ति मतलब है उसके 2 वाइफ अगर थी तो जो विडो का एक हिस्सा लगेगा, उस हिस्से में एक से अधिक अगर 2 विडोज हैं तो दोनों विडोज को एक हिस्सा मिलेगा, उनके बच्चों को एक हिस्सा मिलेगा। अगर कोई बच्चा मर चुका है उसके भी अगर बच्चे वगैरह हैं जिसको ग्रैंडसन वगैरह कह सकते हैं, तो एक हिस्सा उनका लगेगा। तो जो राइट है विडो का वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 10 के रूल्स के हिसाब से उसको मिलेगा। चलिए, बिल्कुल। मीनाक्षी अगली दर्शक ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गई, स्वागत है आपका। क्या परेशानी मीनाक्षी जी, सवाल कीजिए। हाँ, मेरी बेटी की शादी हो चुकी है, 7 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं उनसे कोई सामान नहीं लेना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि अगर अपन पेपर बनवा के तलाक की और अगर साइन करके भेज दें तो कोई आपत्ति है क्या? एक बार सवाल अपना फिर दोहराएं, आपकी आवाज कट कर पहुंच रही। तलाक कुछ कह रही है, डाइवोर्स का कुछ? मेरा ये कहने का मतलब है कि मेरी बेटी की शादी को 7 साल हो गए, ठीक, और वो ससुराल जाती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है और पति सास वगैरह सब कर करते हैं उसको। तो मेरा ये कहना है कि वो दहेज लाइन मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी लड़की को छोड़ दे अकेला, और वो छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा है। रमेश कुमार जी, मैं आ रहा हूँ के शर्मा साहब। हाँ, आप जरा सा आप ही इनके सवाल को रिवाइज कर दीजिए। रमेश कुमार जी, इनका ये कहना है कि इनकी बेटी का विवाह अब से 7 साल पहले हुआ था, लेकिन ससुराल में उसे टॉर्चर किया जाता है। जिस स्त्री धन की चर्चा अभी के शर्मा जी कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, वो ये चाहते हैं कि उनकी बेटी को सुरक्षित उन्हें वापस लौटा दिया जाए। तो इसको लेकर ये क्या कानूनी विकल्प अपना सकते हैं? अब इमीडिएट तो ये है कि अगर उसके साथ वायलेंस हो रही है, मिसहैंडलिंग हो रही है, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ये पिटीशन फाइल कर सकती हैं खुद। और दूसरा, अगर उसको इनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, तो संबंधित थाने में उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराएं और वो कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए उनसे निवेदन किया जाए कि उसको प्रोड्यूस किया जाए, हमें मिलने दिया जाए। अगर इतनी स्थिति गड़बड़ है कि मिलने ही नहीं पाई ये और लड़की बाहर नहीं निकल पा रही, तो उसमें 2 ही चीज हो सकता है। एक तरह से भाई लड़की की अपनी आजादी है, ऐसा तो है नहीं कि माँ बाप से मिलने न दिया जाए उसको। हाँ, तो उसके बाद फिर वो अगर पूरी तरह से उसे आजादी चाहती हैं तो फिर डिवोर्स पिटीशन फाइल करना होगा इनको। और डिवोर्स पिटीशन में ये सारे ग्राउंड्स लिए जा सकते हैं कि लगातार हमें जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है और उन सब स्थितियों के चलते हम अब हमारा जो वैवाहिक जीवन है वो सफल उनसे निभ नहीं सकता, लिहाजा हमें तलाक दिया जाए। के शर्मा जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। और एक चीज ये भी कि अगर मान लीजिए कि किसी दबाव के चलते कोई महिला अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पा रही कि उसके साथ किस तरह से वहाँ पर प्रताड़ना हो रही है, तो उनके एब्सेंस में कोई दूसरी अगर पैरवी करना चाहते हैं, जैसे उनके माता पिता हैं, तो वो किस तरह से कानूनी विकल्प? ये पुलिस वाला मामला तो हो गया कि पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, FIR दर्ज कराइए, कानून के रास्ते क्या कुछ कदम उठा सकते हैं? देखिए, बेसिकली क्या है कि क्रिमिनल लॉ का तो बेसिक प्रिंसिपल है, जो अग्रीव्ड है वही शिकायत करेगा। लेकिन कुछ प्रकार ऐसी व्यवस्था है कि मान लीजिए पत्नी खुद उस पोजीशन में नहीं है शिकायत करने में, तो देखिए डोमेस्टिक वायलेंस में आप जा सकते हैं इजीली। वहां पर प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं, या सीधे अपने लॉयर के थ्रू कंप्लेंट कोर्ट में फाइल करवाएं। एक चीज तो ये हो गया।
दूसरा ये है कि इन्होंने कहा कि मैं उनको सवाल का जवाब दे रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि छुटकारा चाहते हैं, हस्बैंड देना नहीं चाहता। देखिए इसके दो तरीके से मैं आपको रेमेडी बता देता हूँ। पहले तो ये है कि क्योंकि जब मुकदमा लड़ेंगे कि आपको खर्चे की आवश्यकता होगी, मुकदमा लड़ेंगे कैसे, उसके लिए 125 का मुकदमा डालें आप मेंटेनेंस वगैरह के लिए, दूसरा डालें डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। एक और कर सकते हैं आप, देखिए छुटकारा ही यदि पाना चाहते हैं आप तो डाइवोर्स का मुकदमा डालें कंटेस्टेड, वो आपको कंटेस्ट करना होगा। म्यूचुअल से यदि नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप कोर्ट में ये मानी नाले में रखें कि किस प्रकार से उसने आपको तंग किया है, मेंटली या फिजिकली, तो क्रूअल्टी का एक ग्राउंड बन जाता है इस पे कि आपको तंग किया गया है। उस आधार पे कोर्ट में यदि आप अपना पक्ष ढंग से रख पाए, अपनी बात आप एविडेंस के थ्रू, गवाहों के थ्रू ये प्रूव कर पाए कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो निश्चित तौर पर आपको डाइवोर्स की डिक्री मिल जाती है। जैसा मीनाक्षी जी ने कहा कि उनकी बेटी को टॉर्चर किया जा रहा है, मेल मुलाकात भी कराने का मौका नहीं दिया जा रहा है, तो सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि एक तो बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा है और दूसरा ये कि ये जो तमाम ऑप्शन बनाए ये आपने बताया वो तो ठीक है, लेकिन इनकी बेटी की जान को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, इसको लेकर ये क्या देखिए इनके माता पिता एक काम कर सकते हैं या जो भी इनके रिलेटिव हैं, पुलिस को कानूनी कार्रवाई करने के लिए सूचना की आवश्यकता होती है शिकायतकर्ता की नहीं। शिकायतकर्ता बाद में रूम में आएगा, पहले ये पुलिस को इंटीमेशन करें कि इस प्रकार से मेरी पुत्री को जान का खतरा है, ये फटाफट से वहां जाएं और उनके सीनियर ऑफिशियल्स को भी, आजकल तो ईमेल चलता है या नहीं तो डाक से, फटाफट से भेज दीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपकी पुत्री को शिकायत के बाद भी रख लेगा। आप कानून आप पुलिस स्टेशन में जाएं, वहां शिकायत करें और जो कंटेंट्स हैं आप जिससे परेशान हैं वो कंटेंट्स में लिखें, आपकी पुत्री को रिहा करने में कोई समस्या नहीं होगी। चले बिल्कुल, उम्मीद करते हैं मीनाक्षी जी जो आपका सवाल था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा, और जो रमेश कुमार जी ने और के शर्मा जी ने आपको तरीका बताया वो तरीका आप अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी आपके सामने ये दुविधा की स्थिति है उससे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे उनके प्रश्नों का वाजिब उत्तर उन तक पहुंचाने के लिए। दरअसल जानकारी के अभाव के चलते एक बड़ा हिस्सा इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है, और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम आपके बीच में मौजूद रहते हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी।